अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन खुसूसतन ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू ख़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हिंदुस्तान के सूरत हाल पर अगर आप एक नज़र डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तानी समाज में बेशुमार प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल इस वक्त दरपेश हैं। एक तरफ हिंदुस्तान एक ऐसी समाज है जिसके बहुत सारे खसूसियात हैं। हिंदुस्तान एक तकसीरी समाज है जहाँ पर हर मज़हब के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ़ तौर तरीक़े को फॉलो करने वाले लोग इस देश में बसते हैं। इसकी ख़ासियत ये है कि हर 100 किलोमीटर आप एक मुकाम से आगे बढ़िए तो आपको पता चलेगा कि कल्चरल डाइवर्सिटीज़ वहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। उसी तरह इस देश की ख़ासियत ये है कि मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग यहाँ पर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू मज़हब के लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख और ईसाई लोग यहाँ पर रहते हैं, बुद्ध धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, जैन धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो मुख्तलिफ़ रिलीजियस टॉलरेंस के साथ यहाँ पर लोग इस मुल्क में बसते हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ख़ासियत है जो कि आपको दूसरे किसी मुल्क में इतने डाइवर्सिटीज़ आपको नहीं मिलेंगे। आप रिलीजन को लीजिए कि रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। उसी तरह लैंग्वेजेस की अगर आप बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इस देश में इस वक्त मौजूद हैं। और इसी तरह कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को भी देखिए तो बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटीज़ आप इस देश में पाएंगे। तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खसूसियत है कि ये आलम का, दिस इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, पूरे आलम का सबसे लार्जेस्ट जमहूरियत ये है। तो हिंदुस्तान के बहुत सारी खसूसियत इस वक्त हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि एक तरफ खसूसियात हैं तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं जो कि इंसान देख रहा है। इंसान उस तरह के प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है और कहीं से कोई राह इस वक्त नहीं निकल पा रहा। गुर्बत की बात लीजिए कि गरीबी की, पॉवर्टी की अगर आप बात करेंगे तो ग्लोबल लेवल में टॉप लिस्ट में हिंदुस्तान शामिल होती है। ग्लोबल पुअर या फिर पॉवर्टी की अगर आप बात करते हैं तो 1/3 ऑफ ग्लोबल पुअर लिव इन इंडिया। ये हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर गरीबी है और अमीर और गरीब के बीच जो गैप यहाँ पर है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बनते हैं ये सिर्फ एक तबके के अपीज़मेंट के लिए या फिर सिर्फ एक तबके के एक सिलेक्टिव ग्रुप के डेवलपमेंट के पॉलिसीज़ यहाँ पर बनते हैं। वेराज देयर इज़ नो इंक्लूसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर एड्रेस करें। हिंदुस्तानी समाज में दो तरह के हिंदुस्तान को आप देखते हैं। एक ऐसे हिंदुस्तान है जहाँ लोग 7-8 करोड़ रुपया भी महीने कमाते हैं और मोर देन 40 करोड़ 40 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पर बसते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है कि एक तरफ गरीबी देखते हैं, गुर्बत देखते हैं, पॉवर्टी इज़ अ बिग इशू। इसीलिए एक मुसन्निफ़, एक राइटर लिखते हैं कि इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विच ब्रीड्स पुअर पीपल टू मेक द रिच मोर रिचर। ये हिंदुस्तान की इस वक्त की हालत है कि अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क है और बहुत ज़्यादा गैप, अमीर और कॉन्ट्रास्ट आप पाते हैं कि अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त गरीबी है जो कि अच्छे इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ बनाते हैं। एक तरफ हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जीडीपी तो ग्रो हो रही है लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए गरीबों की संख्याओं में भी ज़्यादा है। पिछले साल जितने गरीब हिंदुस्तान में बसते थे इस साल का एनालिसिस करते हैं तो इससे ज़्यादा होगा। इसी तरह के पॉलिसीज़ रहे तो आगे चलकर इससे ज़्यादा होगा। तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है। एक तरफ आप देखते हैं कि रोज़ हिंदुस्तान में वायलेंस की घटनाएँ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही, उसमें भी ख़ासकर औरतों के ऊपर जो जुल्म के वाक़यात होते हैं, औरतों पर जबर और जुल्म के वाक़यात
रोज़ आप अखबार उठा कर देखिए, न्यूज़ चैनल्स को खोल कर देखिए, आपको पता चलेगा कि इस तरह के बेशुमार वाक़यात हिंदुस्तान में इस वक्त हो रहे हैं। रोज़ अखबार उठा कर देखिए, ये किसी एक महीना 2 महीने की बात नहीं है। दिल्ली में जब गैंगरेप हुआ, दिल्ली में जब उस तरह की एक हरकत हुआ जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड फेमस इंसिडेंट वो हुआ, और एक रिपोर्ट ये बताता है कि टॉप मोस्ट स्टोरीज़ ऑफ दिस ईयर के लिस्ट में वो भी वाक़यात आता है कि टॉप मोस्ट स्टोरीज़ और टॉप डिबेटेबल और डिस्कस्ड इशू था। तो इस तरह के वाक़यात हिंदुस्तान में रोज़ होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की अगर आप मिसाल लेते हैं तो सिर्फ कई दिन पहले, मतलब फ्रॉम द पास्ट 5 to 6 months, मोर देन 300 इंसिडेंसेस उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, जहां पर औरतों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती और जबर, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, एट्रॉसिटीज़ के वाक़यात बेशुमार इस समाज में हम देखते हैं। दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ते जा रहा है, और यहाँ एक तरफ क़ानून भी बनाया जाता है, क़ानून की निफाज भी हो जाती है, जो लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स में हैं, जो लोग कल्प्रिट हैं, उनको सज़ा भी दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रहा। इसका एक रूट कॉज ये है कि इसकी एक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जब तक हम रूट कॉजेज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ क़ानून बनाने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। ये हिंदुस्तान में आज हम देखते हैं कि क़ानून भी बनता है, सज़ा भी दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होते। तो हम समझते हैं कि इसके जो बुनियादी जो रूट कॉजेज़ है, जैसा कि यहाँ का जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ का जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ मोर देन करोड़ों की तादाद में ऐसे अश्लील साइट्स हैं जिस पे कोई ब्लॉक यहाँ की हुकूमत या पाबंदी यहाँ की हुकूमत नहीं लगा रही। इन वाक़यात में जो लोग गिरफ़्तार हुए थे दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर, और उसके अलावा भी बेशुमार जो वाक़यात हुए हैं, उसमें जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उन्होंने कन्फेस किया कि किसी ने ये बताया कि हम शराब के हालत में थे, किसी ने ये बताया कि हम ड्रग एडिक्ट थे, किसी ने बताया कि हम अश्लील वीडियोस देखते थे, ये हमारी रूटीन थी। तो ये सब बुनियादी रूट कॉजेज़ है जो एक बड़े बुराई की तरफ लीड करता है। जब तक इस पर कोई पाबंदी और समाज को हम लोग एजुकेट नहीं करेंगे, यहाँ के मासेस को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ की यूथ को एजुकेट नहीं करेंगे कि कैसे वुमन को रेस्पेक्ट की निगाह से देखा जाए। यहाँ देखिए कि हिंदुस्तान का एक ख़ास त्यौहार ये होता है कि यहाँ हर साल रक्षाबंधन बनाया जाता है। रक्षाबंधन को बहुत पाबंदी से हिंदुस्तानी समाज में मनाई जाती है, सेलिब्रेट करते हैं। और इस रक्षाबंधन का मैसेज क्या है? इस रक्षाबंधन में एक भाई अपने बहन को मैसेज देता है कि अब तुम्हारा प्रोटेक्शन और तुम्हारा हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, मैं प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन देखिए कि कितने सारे, कहाँ पर रक्षा है? हमारे बहनों के लिए कोई रक्षा यहाँ पर नहीं है। दे आर नॉट सिक्योर्ड, दे आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री। एवरी डे इस तरह के इंसिडेंट्स बड़े तेज़ी के साथ हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि रूट कॉजेज़ को इस वक्त एड्रेस करनी चाहिए। अगर रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगे समाज में। एक तरफ आप देखिए कि करप्शन के बहुत सारे इंसिडेंट्स इस देश में हुए हैं। इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक अगर आप देखते हैं, करप्शन के बेशुमार वाक़यात हिंदुस्तानी समाज में हुए हैं, और एक एक वाक़े को अगर आप देखते हैं और उसमें जो इर्रेगुलरिटीज़ हुए हैं फंड्स के, उसको अगर आप कंस्ट्रक्टिव काम में लगा देते तो हिंदुस्तान की आज की सूरत हाल बेहतर हो जाती। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस है यहाँ पर। तो एजुकेशन की बहुत सारे इश्यूज़ को, ये जो फंड्स के इर्रेगुलरिटीज़ हुए हैं, उसको कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया जाता तो एजुकेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते थे। हेल्थ सेक्टर पूरी तरह मुतासिर है, अगर इसको हेल्थ सेक्टर में डाला जाता तो हेल्थ सेक्टर के बहुत सारे इश्यूज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। रूरल एरियाज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। लेकिन एक तरफ गुर्बत, एक तरफ अंडर डेवलपमेंट, एक तरफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, और दूसरी तरफ पैसों को लूट कर अपने तिजोरी में भर कर लेके जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है, और आज़ाद हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में इस तरह के वाक़यात इस वक्त हुए हैं, रोज़ हो रहे हैं। अखबार में हमें देखने में मिलता है, टीवी में ये डिबेट बनता है। 2 साल पहले अन्ना हज़ारे जी ने एक मूवमेंट भी इसी के ख़िलाफ़ लॉन्च की थी, और आज जो हुकूमत का डाउनफॉल है, जो यूपीए सरकार की जो नाकामी है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है। एक अलग बात है कि दूसरे लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया और अब हुकूमत को अपना तख्ता भी छोड़ना पड़ा। तो करप्शन इस देश का एक बड़ा मसला है। हम समझते हैं आज डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, जब तक करप्शन पर कोई रोक नहीं होती तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी मुमकिन नहीं है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यहाँ पर डेवलपमेंट के मुख्तलिफ मॉडल्स है। एक मॉडल ये है
कि यहाँ के जो 10% लोग हैं उनकी डेवलपमेंट होती है और 90% लोगों के लिए कोई डेवलपमेंटल स्कीम्स नहीं है। हम समझते हैं कि डेवलपमेंट ऐसा हो जिसमें हर फर्द की इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो, हर फर्द की एजुकेशनल कंडीशन बेहतर हो, हर इंसान के सोशल कंडीशन बेहतर हो। तो ये डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए कि हर फर्द ग्रो करे, वो आज जिस स्टेटस में है उस स्टेटस से आगे बढ़े हर लिहाज से। लेकिन आज के जो डेवलपमेंटल ख्वाब और डेवलपमेंट की बात की जाती है, ये सिर्फ सिलेक्टिव डेवलपमेंट से, जहाँ पर कुछ बिजनेस टाइकून्स का डेवलपमेंट होता है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ कैपिटलिस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो हम समझते हैं कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा इस वक्त इस देश का है। और उसी तरह आज देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा थ्रेट हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये है कि यहाँ पर कम्युनलिज्म के बहुत सारे वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं। और कम्युनलिज्म के ज़रिए कम्युनल एलिमेंट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंदर दरार पैदा करे, मुसलमानों को हिंदूज़ से लड़ाए, हिंदूज़ को मुसलमानों से लड़ाए, क्रिश्चियंस को हिंदूज़ से लड़ाए, और जो भी इंटर कम्युनिटी और जो भी कम्युनल हार्मनी के काम यहाँ पर होता है उसको रोके, लोगों के अंदर रुकावटें पैदा करें, देश के डेवलपमेंट में रुकावटें पैदा करें, यूनिटी को ख़त्म की जाए, रिलीजन के बीच में इंटरैक्शन को ख़त्म किया जाए, पोलराइजेशन के एक सिलसिले को आगे बढ़ाए, गेटोइजेशन में लोगों को डाले। ये इस वक्त कम्युनल फोर्सेस का बड़ा एजेंडा है और इसको बहुत डेलिबरेटली और सिस्टमैटिकली हिंदुस्तानी समाज में बहुत तेज़ी के साथ कम्युनल एलिमेंट्स कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि हिंदुस्तान का जो प्लूरल फैब्रिक है इसके लिए बड़ा खतरा है। ये इसकी खासियत क्या है? हिंदुस्तान की खासियत ये है कि यहाँ बहुत सारे मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब ये कोशिशें बड़ी तेज़ी के साथ और सिस्टमैटिकली की जाती है कि जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं उनके अंदर दरार पैदा करें, रूमर्स उनके अंदर आम करें, वायलेंस को इरप्ट करें, वायलेंस को इरप्ट करने के बाद फिर देखिए कि किस तरह के सिलसिला और कितना प्रॉब्लम इस समाज में होता है। लोग घर से बेघर हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, गुजरात के अंदर हुआ, बहुत सारे कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स इस देश में हुए। और पिछले कई दिन से, कुछ दिनों की बात अगर आप करते हैं, मोर देन 600 incidences of communal violence, communal riots have taken place in India, more than 600। ये हमारे डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब यूनिटी नहीं होगी, कम्युनिटीज़ के दरमियान, रिलीजन के दरमियान यूनिटी नहीं होगी, तो कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट का ख्वाब आप देख सकते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी अगर होना है, हिंदुस्तान को डेवलप करना है, तो यहाँ पर कम्युनल हार्मनी को, रिलीजियस टॉलरेंस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन आज कम्युनल फोर्सेस वोट बैंक के नाम से, गंदे पॉलिटिक्स के नाम से, वोट को एक्यूमुलेट करने के नाम से यहाँ पर पोलराइजेशन कर रहे हैं, सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं और अपने पॉलिटिक्स और अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए काम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के कुछ बड़े प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं जो हम देख रहे हैं। और इसी तरह आप देखिए कि इस दौर में, द 21st सेंचुरी में, दो अहम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ। एक तो ह्यूमन राइट्स के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में। और इसी सेंचुरी की खासियत ये है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हुआ है, डेमोक्रेसी को क्रश करने की कोशिश की है। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम से हिंदुस्तानी समाज दो चार है। अब एक तरफ स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसके बारे में बताया गया है कि स्टूडेंट्स आर द एजेंट ऑफ चेंज। जब भी तारीख में कोई चेंजेस आया है, जब भी इनकलाब बर्पा हुआ है, सोशल चेंज जब सोसाइटी में आया है, उसमें स्टूडेंट्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के आज़ादी के मूवमेंट की बात अगर आप करते हैं तो हिंदुस्तान के आज़ादी के मूवमेंट में स्टूडेंट्स ने एक बहुत अहम किरदार, एक बहुत अहम रोल स्टूडेंट्स ने प्ले किया था। उसी तरह 2011 में मिस्र के अंदर आप देखिए, इजिप्ट के अंदर, जब वहाँ पर जाबिर हुक्मरान को तख्ता छोड़कर भागना पड़ा, तो उस मूवमेंट को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ से बाहर आए, कॉलेजेस से बाहर आए और एहतजाज किए, पॉलिटिकल स्ट्रगल वहाँ पर किए। तो तारीख़ के हर दौर में यही हमें मालूम होता है कि जब भी कोई चेंज, जब भी कोई इनकलाब दुनिया में आया है, वहाँ पर स्टूडेंट्स और यूथ ने बहुत अहम रोल प्ले किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर आप देखेंगे और अरब के उस माशरे में जो सोशल चेंज आया, जो इनकलाब आया 23 साल की ज़िंदगी में, उसका भी अगर आप जायज़ा लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स, उसका भी जायज़ा लेंगे, आपको पता चलेगा वह सब नौजवान थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो टीम थी, सब नौजवानों की टीम थी। तो हर दौर में, तारीख़ के हर दौर में बताया जाता है, तारीख़ गवाह है कि हर दौर में नौजवान जो हैं वो सोशल चेंज के सिंबल होते हैं, वो उन्हीं के ज़रिए से समाज में चेंजेस आता है।
तो अब इस तरह के प्रॉब्लम्स जहाँ हिंदुस्तानी समाज इस तरह के प्रॉब्लम से दो चार है, तो इस प्रॉब्लम को पॉजिटिवली अगर रिस्पॉन्ड करना है, इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, तो वो स्टूडेंट कम्युनिटी के एक्टिविज्म से, स्टूडेंट कम्युनिटी के कंस्ट्रक्टिव रोल से, स्टूडेंट कम्युनिटी के सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितना ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी इश्यूज़ के बारे में सेंसिटिव होते हैं उतने अच्छे अंदाज से यहाँ की प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट कम्युनिटी सॉल्व कर सकता है। एजुकेशन का मकसद यही है। आप देखिए कि एजुकेशन का मकसद आज तब्दील हो चुका है, और आज जितने भी प्रॉब्लम समाज में हम देखते हैं उसके रूट कॉजेस आज का एजुकेशन सिस्टम है, कि आज एजुकेशन के ज़रिए से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था। मकसद ऑफ द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू ट्रांसफॉर्म अ सोसाइटी, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू क्रिएट गुड ह्यूमन बींग्स, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी। ये एजुकेशन का असल पर्पस था। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ स्किल डेवलपमेंट। लेकिन मॉरल वैल्यूज़ आज के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ है कि स्टूडेंट्स इंडिविजुअलिस्टिक हुआ है, यूथ इंडिविजुअलिस्टिक हुआ है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला बन गया है। ये आज का एजुकेशन सिस्टम का बड़ा प्रॉब्लम है कि यूथ को इंडिविजुअलिस्टिक किया है, उसके अंदर सोशल सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म किया है। अल्लामा इकबाल एक शेर कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर के मौजों में इस्तराब नहीं, कि सेंसिटिविटी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है आज का एजुकेशन सिस्टम। इसीलिए आप देखते हैं एजुकेशन भी ज़्यादा है, एजुकेटेड भी है लोग, बड़े बड़े एजुकेटेड और अच्छे डिग्री रखने वाले लोग करप्शन में भी इन्वॉल्व है, इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान आज एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के दरमियान आज एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। तमिलनाडु के 2 इंसिडेंट्स लीजिए। कुछ महीने पहले तमिलनाडु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स प्रोफेसर को कत्ल करते हैं, एक 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट अपने टीचर को कत्ल करता है। तो मॉरल वैल्यूज़ एजुकेशन के सिस्टम से बेहतर इंसान बनना चाहिए था, सोसाइटी बेहतर सोसाइटी बननी चाहिए थी, लेकिन इस मॉरल वैल्यूज़ और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आज ख़त्म हुआ है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि सोसाइटी में कियोस और प्रॉब्लम आप देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मुल्क भर में इस काम को कर रही है कि हम इस एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली लाएं, इसमें मॉरल वैल्यूज़ को इंक्लूड करें, इनकलकेट करें, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश इस वक्त कर रही है। तो हम फर्मली ये बिलीव करते हैं, और तारीख़ गवाह है कि अगर कोई सोशल चेंज यहाँ पर होना है तो वो यूथ और स्टूडेंट के ज़रिए से मुमकिन है। अब यूथ को क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना है। हिंदुस्तान एक तकसीरी समाज है, यहाँ पर बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि प्लूरल सोसाइटी में मज़हब का रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है। इसके बेशुमार वाक़यात जो हैं सीरत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, सहाबा की ज़िंदगी से, खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी से हमें मिलता है कि कैसे रिलीजियस टॉलरेंस को, एक दूसरे मज़हब को कैसे रिस्पेक्ट की निगाह से देखते थे। आज देखिए कि मसाजिद का रोल आज बहुत महदूद हो चुका है, सिर्फ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के हद तक मस्जिद का रोल होता था, वेराज मस्जिद का रोल ये नहीं था, बल्कि मस्जिद का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल समाज में होता था। वो समाज के लिए एक सेंटर होता था, रिलीजियस डिबेट और डिस्कशन का मरकज़ होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डेलीगेशंस आते थे मस्जिद के अंदर, क्रिश्चियन डेलीगेशन, जू डेलीगेशन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिनों तक लंबी डिस्कशन और डिबेट उनके बीच में चलता था, माइदे होते थे। और तारीख़ ये भी बताता है कि जब क्रिश्चियंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में मस्जिद में आए और डिबेट और डिस्कशन हो रहा था, तो और उन्होंने फ़ील किया कि उनको अपने प्रेयर का वक्त हो गया, और वो अपने तरीक़े से जब प्रेयर करना चाह रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका नहीं मस्जिद के अंदर भी। लेकिन ये जो ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस टॉलरेंस जो है आज समाज में बहुत तेज़ी के साथ आने की ज़रूरत है, ख़ासकर एक तकसीरी समाज के अंदर। आप उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़िंदगी के वाक़यात में देखेंगे तो एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जेरूसलम के एक क्रिश्चियन पेट्रियार्क इनवाइट करते हैं और बताते हैं कि आपको हमारे चर्च में आना है, हमें आपसे बातचीत करनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इन्विटेशन को कबूल करते हैं, चर्च के अंदर जाते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बातचीत के दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ये फ़ील करते हैं कि अब नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो वो दरख्वास्त करते हैं पेट्रियार्क से कि मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ मौका आप फराम कीजिए। पेट्रियार्क बताते हैं कि आप यहाँ पर चर्च के अंदर नमाज़ पढ़िए, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु चर्च के अंदर नमाज नहीं पढ़ते। वो चर्च के बाहर जाते हैं, चर्च के कंपाउंड के बाहर जाते हैं, वहीं पर नमाज अदा करते हैं, फिर वापस आते हैं।
वापसी में पेट्रियार्क सवाल करते हैं कि आपको तो यहाँ पर मौका था नमाज़ पढ़ने के लिए, आपने क्यों यहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ी? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप ये मत सोचिए कि मैंने नमाज़ इस डर से नहीं पढ़ी कि मुझे डाउट था कि मेरी नमाज़ कबूल होगी या नहीं कबूल होगी। मेरी नमाज़ तो बिल्कुल कबूल हो जाती, लेकिन मैंने इस दूरंदेशी के साथ यहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ी कि मुझे डर हुआ कि अगले आने वाले नस्ल ये क्लेम ना करे कि ये इस जगह पे हज़रत उमर ने नमाज़ पढ़ी है, लिहाजा ये हमारी जगह है। ये रिलीजियस टॉलरेंस की बेशुमार मिसाल आपको मिलते हैं। एक क्रिश्चियन औरत इजिप्ट में, जब अम्र बिन आस इजिप्ट के गवर्नर थे, कंप्लेंट लेकर आते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और ये फरमाते हैं कि अम्र बिन आस ने उनके कंपाउंड को डिस्ट्रक्ट किया है, उनके घर के कंपाउंड को तोड़ने की कोशिश की है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अम्र बिन आस से पूछते हैं कि क्या मामला है। अम्र बिन आस फरमाते हैं, अभी मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद को हमें एक्सपैंड करना है, नमाज़ पढ़ने के लिए सहूलतें नहीं हैं, इसलिए हम उनसे गुजारिश की और बेशुमार कंपनसेशन उनको दिए। आज के हुकूमत और आज के गवर्नमेंट भी इसी पॉलिसी को अपनाती है, मॉडर्न डे की गवर्नमेंट्स इस पॉलिसी को अपनाती है। लेकिन उस वक्त उन्होंने इस तरह फरमाया कि जगह काफ़ी नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे पैसे उनको एज अ कंपनसेशन दिए हैं, और जब उन्होंने पैसे लेने से इनकार किया तो हम उनके फ़ंड्स में पैसों को जमा करके आए हैं। लेकिन फ़ौरी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ठीक है, आप नमाज़ को एक्सपेंड मत कीजिए, जिस हालत में उनकी कंपाउंड पहली थी उस हालत में उनको बिल्डअप करके आप दीजिए। तो ये रिलीजियस टॉलरेंस को यहाँ पर एक प्लूरल सोसाइटी में हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हमें यहाँ की इंसानियत का, खिदमत का काम इस वक्त करना है। इस इंसान की खिदमत का काम विदाउट एनी रिलीजियस बायसनेस। कभी ये ना सोचे कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, ये ना सोचे कि ये सिख है या फ़ारसी है। और इस वक्त सोसाइटी में बड़े पैमाने पे सोशल सर्विस का काम करना है विदाउट एनी रिलीजियस बायस, विदाउट एनी कम्युनिटी फीलिंग। हमें समाज के इंसानियत के प्रॉब्लम्स को इस वक्त हल करने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अगर आप देखते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जबकि वो अब पेट भरकर खाना खाए और उसके पड़ोसी जो है भूखा रहे, तो उस वक्त तक वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। और पड़ोसी जब कहा तो वहाँ पर नहीं कहा कि वो पड़ोसी मुसलमान है या मुस्लिम नहीं है, इसकी जांच करें आप। पड़ोसी है, भूखा है, तो भूखे को खिलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तालीमात ये सिखाती है कि बेशुमार ऐसे मिसालें हैं जो एक विदाउट एनी रिलीजियस बायसनेस, इस तरह के कोई फीलिंग्स को ना रखते हुए पूरे इंसानियत की मदद हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आज भी ये ज़रूरी है कि आज इंसानियत की मदद के लिए यूथ्स और स्टूडेंट्स आगे निकले विदाउट एनी रिलीजियस फीलिंग्स, विदाउट एनी सेंटिमेंट्स। हम लोग यहाँ के हर इंसान के प्रॉब्लम को एड्रेस करें। यहाँ पर अगर कोई भूखा है तो उसको भूखे को खाना खिलाने का प्रॉब्लम, इसको हमारा प्रॉब्लम समझे, पॉवर्टी को अपना इश्यू समझे, करप्शन को अपना इश्यू समझे, वायलेंस अगर हो रहा है तो वायलेंस को रोकने के लिए पूरी तरह कोशिश करें। ये नौजवानों का और स्टूडेंट्स का रोल इस वक्त होना चाहिए। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त आंध्र प्रदेश के अंदर एजुकेट, एक्सप्लोर और एंकरेज के नाम से, एंकरेज के उन्वान पर पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के सामने इस मैसेज को रख रही है कि अगर आप एक तब्दीली को देखना चाहते हैं, एक चेंज अगर होना है, तो वो स्टूडेंट से मुमकिन है, जिस तरह मैंने पहले बताया। इसीलिए हम कहते हैं एजुकेट जब हम कहते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक शख्स को, एक स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन में अच्छा एक्सीलेंस हासिल करने की ज़रूरत है। ही शुड बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट पर्सन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप स्टूडेंट्स के पास जाके पूछेंगे कि आपको क्या बनना है, तो वो बताएंगे कि मुझे इंजीनियर, डॉक्टर बनना है। और दूसरा सवाल अगर आप उनको करेंगे कि आप इंजीनियर एंड डॉक्टर क्यों बनना है, तो वो ज़रूर बताएगा आपको कि मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे इसलिए करना है। लेकिन स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी को ये मैसेज देती है कि आपको एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल करनी है। आप जो भी चीज़ पढ़े, फॉर एग्जांपल आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, यू हैव टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंजीनियर ऑफ दिस कंट्री। If you are a medical student, you have to be one of the topmost medical doctor of this country. If you are an economic student, our message is, हम जब educate बताएंगे, हम यही बताएंगे कि you have to be one of the topmost economist of this country. लेकिन आपका रोल क्या हो? आपका रोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इंसानियत की खिदमत है, सोसाइटी का सर्विस है, सोसाइटी में अपने सर्विस को, अपने कमिटमेंट को देना है। ये हम स्टूडेंट से करते हैं। स्टूडेंट से हम बताते हैं कि यू हैव टू एक्सप्लोर योर इनर टैलेंट। स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अंदर रिसर्च के क्वालिटीज़ हैं,
तो इस वक्त ये ज़रूरत है कि एकेडमिक रिस्पॉन्स हम यहाँ के आज के प्रॉब्लम्स को दें। स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एकेडमिकली हम आज के सोशल इश्यूज़ को रिस्पॉन्ड करें। मिसाल के तौर पर आप हिंदुस्तान के रूरल एरियाज़ को अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, और हमारा मैसेज आज के स्टूडेंट्स के लिए यही है कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आज के डेवलपमेंटल इश्यूज़ जितना रूरल एरियाज़ में मौजूद हैं उसको इंजीनियर्स सॉल्व कर सकते हैं, उनके नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उनके नए फाइंडिंग्स के ज़रिए से, उनके नए प्रोजेक्ट के ज़रिए से इस तरह के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स का काम ये होना चाहिए कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंटल इश्यूज़ को, रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए उनके खिदमात को, उनके प्रोफेशन को उसमें लगाए और इंसानियत की खिदमत करें। हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम ये मैसेज देते हैं स्टूडेंट्स को कि आप बेहतर डॉक्टर बनिए, और हेल्थ सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आज फेस हो रहा है, जो खामियां हम देखते हैं, उन खामियों को पूरा करना और इंसानियत की खिदमत करना, ये आपका इस वक्त का काम है। इकोनॉमिस्ट की बात अगर हम करते हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट बने और ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसे सोचे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरह बनाएं जो यहाँ के तमाम इंसानी तबके के लिए विदाउट एनी रिलीजियस बायसनेस, हर इंसान के लिए, हर फ़र्द के लिए अच्छी बेहतरी हो, ग्रोथ उसका हो, और उसके ज़रिए से एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट करे। आज आइडिया ऑफ इंडिया डेवलपमेंट पे बहुत सारी बातें होती है। व्हाट शुड बी आवर आइडिया ऑफ डेवलपमेंट? ये स्टूडेंट कम्युनिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल यहाँ के समाज के सामने इस वक्त रखना ये ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम हो रहा है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, तो हम समाज में इसको एक डिबेटेबल इशू बनाएं। समाज में बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं, तो आज का मुद्दा स्टूडेंट कम्युनिटी के दरमियान ये होना चाहिए कि हम एजुकेशन को एक मुद्दा बनाएं। आज नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशनल बैकवर्डनेस कितनी ज़्यादा है, अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ बनते हैं। RT राइट टू एजुकेशन है जो 2010 में बनी, उसमें जितने क्लॉजेस हैं उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। एक आध जो गवर्नमेंट फील करता है कि अपने पॉलिटिक्स को बेनिफिट करेगा, उसी तरह के चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। जेंडर इश्यूज़ एजुकेशन में है। आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो गर्ल्स अपने आप को सिक्योर्ड फील नहीं करते हैं, महफूज फील नहीं करते, और उसकी वजह से एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, ड्रॉप आउट्स है। रूरल एरियाज़ में RT बताता है कि कितने किलोमीटर्स के अंदर एक स्कूल होनी चाहिए, कितने किलोमीटर्स के अंदर कॉलेज का सेटअप होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि इस पर हमारी हुक्मरान की नज़र नहीं है और इस तरह के पॉलिसीज़ नहीं बनते, RT का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। एजुकेशन के ज़रिए से ही हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो आला तालीम की बात करते हैं, एजुकेट की बात करते हैं तो आला तालीम एक तरफ, मॉरल वैल्यूज़ इन एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम में मॉरल वैल्यूज़ आनी चाहिए। आज देखिए कि हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करते हुए लोगों को कम्युनल करने की कोशिश की जाती है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे कम्युनल एलिमेंट्स डालकर उनके जहनों को तब्दील किया जाता है और उनको कम्युनल बनाने की कोशिश की जाती है। तो हम समझते हैं कि हिस्ट्री को, हिंदुस्तान के हेरिटेज को अपने राइट स्पिरिट में प्रेजेंट करना और यहाँ के सेकुलर और प्लूरल फैब्रिक को और यहाँ के डेमोक्रेटिक स्पिरिट को बरकरार रखना, ये इस वक्त की ज़रूरत है। तो इसी तरह नई नस्ल को इस वक्त तैयार करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन की सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ हो, सोशल सेंसिटिविटी हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये जो ख़त्म हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको समाज, स्टूडेंट्स में कैंपसेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार्स इस चीज़ पे होनी चाहिए कि हम कैसे मॉरल वैल्यूज़ को सोसाइटी में प्रमोट कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में कैसे मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकते हैं। ये हमारा डिबेट का मुद्दा होना चाहिए। एट लार्ज अगर हम देखते हैं कि आज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर हमें इफ़ेक्टिवली एड्रेस करना है तो स्टूडेंट्स को अहम रोल प्ले करना है, एजुकेशन को अपना रोल इस वक्त प्ले करने की ज़रूरत है। तो यही गुजारिश हम स्टूडेंट कम्युनिटी से करते हैं कि आप बेहतर अंदाज से पढ़िए। व्हेन वी रन दिस कैंपेन इन दिस स्टेट, वी से दैट आप पढ़ना चाहिए, बेहतर अंदाज से पढ़िए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने हिडन टैलेंट्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप रिसर्च में जाइए, और आपका काम क्या होना चाहिए, यू हैव टू एनकरेज पीपल टू सॉल्व द इश्यूज द नेशन इज़ फेसिंग टुडे। तो स्टूडेंट्स का रिस्पांस आज के सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के लिए एकेडमिकली और रिसर्च, एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क के ज़रिए से यहाँ के प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कलेक्टिव स्ट्रगल होनी चाहिए, जहाँ पर इनजस्टिस को देखते हैं, इनजस्टिस के खिलाफ कलेक्टिव जद्दोजहद स्टूडेंट्स करना चाहिए। जितने भी प्रॉब्लम्स आज हम फेस करते हैं, किंग मार्टिन लूथर जूनियर कहते हैं, इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इनजस्टिस वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, इट्स ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो जस्टिस को अपहोल्ड करना, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये स्टूडेंट कम्युनिटी का काम है। स्टूडेंट्स अगर कलेक्टिवली स्ट्रगल करें
तो वो दिन दूर नहीं है जब हम करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, करप्शन को इस सोसाइटी से ख़त्म कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर वुमेन्स अपने आप को सेफ़ फील करे, वुमेन का सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाए, वुमेन के लिए रेस्पेक्ट की निगाह से लोग देखें। तो इस तरह के समाज को क्रिएट होने के दिन दूर नहीं है अगर स्टूडेंट कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करें, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। यहाँ पर पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं, अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट यहाँ से निकले, बेहतर इंक्लूसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएं और उसके ज़रिए से समाज को एड्रेस करने की कोशिश करें। सो व्हाट वी स्ट्रांगली फील इज़ एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स, एजुकेशन एज अ सिस्टम एंड स्टूडेंट्स कलेक्टिवली इस तरह के प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और जस्टिस और इक्वालिटी के लिए, पीस के लिए यहाँ पर कलेक्टिव स्ट्रगल, हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रहते हुए, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स आपको देता है उस फ्रेमवर्क में रहते हुए कलेक्टिव स्ट्रगल स्टूडेंट्स को करने की ज़रूरत है। विद दिस आई कंक्लूड माई टॉक। थैंक यू वन एंड ऑल।